Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं जो इससे पहले वीडियो बनाई थी मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी 11th के थर्ड चैप्टर से। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने आपको जो चीज़ें बताई थी उसमें था एक तो मोशन था, ठीक है, यानी गति क्या होती है। उसके बाद हमने बात की थी निर्देश तंत्र की, ठीक है। उसके बाद बात की एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, ठीक है। उसके बाद बात की थी डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन की, ठीक है। उनके बीच में कुछ अंतर भी बताए थे, लेकिन देखिए उससे अंतर तो बताए थे उसमें, अब उसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ वैसे तो जो टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं, तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये 4th चैप्टर में, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए मैं यहाँ इसके लिए बात कर रहा हूँ। तो देखिए आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास कह सकते हो कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, सदिश और अदिश राशियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। किसके बारे में? सदिश और अदिश राशियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए सदिश राशियाँ क्या होती हैं ये आपने 9th में वैसे पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जब किसी चीज़ का मेजरमेंट किया जाता है, तो उसमें एक तो होती है दिशा, एक होती है दिशा और एक होता है परिमाण, ठीक है। एक होता है परिमाण। तो देखिए परिमाण से मतलब होता है, एक होता है, दो शब्द होते हैं, एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इसका एक का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। तो अब रिजल्ट का मतलब कि आपने कोई काम किया उसका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है, या कोई भी वर्क किया उसका फाइनली आपके पास सब कुछ जो उसका काम वगैरह था वो सब कुछ फाइनल हो चुका है, तो वो है रिजल्ट, ठीक है। या जैसे आप कह सकते हैं कि आप कोई किसी चीज़ का वर्क कर रहे हैं और उसमें क्या, जैसे किसी भी जॉब के लिए एंट्रेंस होते हैं, पहले फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद एंट्रेंस होता है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट बनती है, लिस्ट बनने के बाद भी फिर क्या होता है कि एक बार चेक कर उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि ये फाइनल लिस्ट है। तो जैसे जब फाइनल लिस्ट आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनल लिस्ट है, यानी ये रिजल्ट आ चुका है, क्लियर हो चुका है सब कुछ, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं परिणाम। एक होता है परिमाण, ठीक है। तो मैंने आपको बताई थी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये उसी तरह का काम करता है परिमाण जो होता है। परिमाण से मतलब होता है कि जिस चीज़ को आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसका जो आंकिक मान है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ दो चीज़ें हो जाती हैं। परिमाण का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो वैल्यू ली गई है वो कितनी आई है, ठीक है, यानी मेजरमेंट करके वैल्यू कितनी आई है वो क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। अब साथ में इस परिमाण के साथ यदि आप डायरेक्शन लगा दें यानी दिशा लगा दें, ठीक है, अगर दिशा आप लगा देते हैं तो वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी जब दिशा लगी हो और जब दिशा ना लगी हो तो स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दिशा, जब हम किसी चीज को मेजरमेंट कर रहे हैं किसी क्वांटिटी को, तो यदि उस चीज के मेजरमेंट पर, उस चीज के परिमाण पर इस डायरेक्शन का किसी भी तरीके का या किसी भी तरीके से कोई इफेक्ट होता है तो वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। और यदि किसी क्वांटिटी को आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं किसी क्वांटिटी का और उस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। सदिश और अदिश, इसको बोलते हैं सदिश, ठीक है, और इसको बोलते हैं अदिश, ठीक है, क्लियर। तो यानी सदिश राशि कब होगी, देखिए यहाँ दिश लगा यानी दिशा लगा हुआ है साथ में, तो आप दिशा के साथ देखिए यहाँ आकर डंडा यहाँ पे नहीं है, तो सदिश यानी दिशा के साथ, ठीक है। तो दिश का मतलब होता है, इसको अलग अलग आप तोड़ेंगे तो इसका जो मीन्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा दिशा के साथ।
तो जब हम दिशा के साथ किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। और यदि हम बिना दिशा के यानी दिशा का उसके मेजरमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? ये आपका बहुत छोटा सा मेथड है समझने का। देखिए इसका एग्जांपल बताता हूँ। अब आप अगर सोच के चलिए दुकान पर जाते हैं कुछ सामान लेने, ठीक है, आप दाल लेने जाएं, चावल लेने जाएं, या अदर कोई भी सामान लेने जाएं, ठीक है, या आप फ्रूट्स वगैरह लेने जाते हैं, सेब वगैरह कुछ भी लेने जाएं, तो आप उससे जाके ये कहेंगे कि आप 1 किलो मुझे को एप्पल दे दो, या अदर कोई चीज़ लेनी है तो उसी के बारे में आप बोलेंगे, ठीक है। आपने कभी ऐसा बोला है कि मेरे को इस दिशा से ये वाली चीज़ इतनी चाहिए, जैसे मैं कहूँ पूर्व दिशा से 1 किलो सेब मेरे को दे दो, या अगर वो ही सेब पूर्व की दिशा से ना देके अगर जहां उसने रख रखे हैं वहां से कहीं से भी उठा के दे, तो क्या वो सेब नहीं होगा, कुछ और होगा। या अगर मान लिया आपने 1 किलो सेब कहा है, तो वो 1 किलो सेब की जगह अगर मान लिया वो अगर पूरब की जो डायरेक्शन यानी जो हमारे पास डायरेक्शन होती है उन डायरेक्शन से आपने जिस डायरेक्शन को बोला उस डायरेक्शन अलग यानी किसी दूसरी डायरेक्शन से उठा के आपको देगा, तो क्या वो 1 किलो की जगह 2 किलो दे देगा? ऐसा नहीं हो सकता ना, इट इज इम्पॉसिबल। तो क्या अब इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई फर्क नहीं पड़ता दिशा पे। जैसे आप जो घड़ी होती है, आप दीवार घड़ी को किसी भी दिशा की ओर करके टांग दीजिए, टाइम से सभी अगर आप सभी दीवार पे घड़ियां टांगते हैं तो सभी दीवार की जो घड़ियां होंगी जब टाइम आप देखोगे तो सभी में बराबर होगा। यानी एक टाइम जिस टाइम आप किसी एक घड़ी में टाइम देख रहे हो वही टाइम सभी में होगा, ठीक है। तो यानी कुछ क्वांटिटी जैसी होती है जिन पर दिशा का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि अदिश राशियां कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे द्रव्यमान है, यानी जैसे मैंने भी बोला आपको तोलने वाली चीज, टेम्परेचर है, समय है, ठीक है, इस तरीके से जो चीजें होती हैं, ठीक है। सदिश की बात करें तो सदिश देखिए आपने सदिश की मैं बात करूं तो ऐसी चीज कुछ सोच के चलिए कि जिसका क्या हो इफेक्ट होता है। जैसे आपने नाम पढ़ा है बल्ब, ठीक है। अब जो गेट होता है सपोज दैट 2 तरीके से गेट ओपन होता है, एक तो रूम में अंदर की ओर, एक होता है रूम से बाहर की ओर। किसी वजह से रूम के अंदर की ओर गेट ओपन होता हो और आप रूम को अंदर की ओर ना धक्का देके बाहर की ओर खींच रहे हो, तो क्या गेट ओपन हो जाएगा? यानी जो रूम का जो गेट है, अब देखिए ये आप कह सकते हैं, तो आप क्या ऐसा समझ के चलिए रूम जो है, रूम का गेट 2 तरीके से ओपन होता है, एक अंदर की ओर धक्का देकर, एक बाहर की ओर धक्का देकर, यानी आप किसी तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर किसी वजह से किसी रूम में एक ऐसा गेट हो कि वो रूम में अंदर की ओर खुलता है, यानी गेट पे से आप अंदर को धक्का देंगे तब गेट खुले, तो आपने जब धक्का दिया अंदर को तो गेट खुल गया। लेकिन यदि आप उस गेट को बाहर खींचने लगे तो क्या गेट खुल जाएगा? नहीं खुलेगा, यानी डायरेक्शन का इफेक्ट होगा। तो जो बल है एक ऐसी क्वांटिटी है जिसपे डायरेक्शन का इफेक्ट होगा। आप अगर गलत दिशा में बल लगा रहे हैं, यानी बाहर की ओर खींच रहे हैं, बल दूसरी ओर लगा रहे हैं तो गेट नहीं खुल रहा है, लेकिन आप अंदर की ओर पुश कर रहे हैं तो यानी फोर्स लगा रहे हैं अंदर की ओर, धक्का दे रहे हैं तो गेट खुल जा रहा है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिन पर क्या होता है इफेक्ट होता है वो क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। बल है, ठीक है, विस्थापन है, ठीक है, वेग है, ये क्या होती है? त्वरण है। तो ये क्या होती हैं राशियां? सदिश राशियां होती हैं, ठीक है। तो शायद अब तो आपको लगभग क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। अब देखिए देखिए मैंने यहाँ लिखा विस्थापन, ठीक है, तो मैं यहाँ एक वर्ड और लिख देता हूँ आपको, एक दूरी, ठीक है। तो इसका मतलब एक अंतर आपके लिए एक और बढ़ गया, क्या कि जो विस्थापन होता है वो क्या होता है? सदिश राशि है, और जो दूरी है वो क्या है? अदिश राशि है। जो मैंने कल नहीं बताया था, वो कल इसीलिए नहीं बताया था कि आपको ये दोनों चीज क्लियर हो जाए और तब आपको मैं बताऊं, ठीक है। तो मैंने अब आपके लिए विस्थापन से रिलेटेड विस्थापन और दूरी के बीच में मैं आपको एक बार और अंतर बता दूंगा। देखिए जो दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है, ठीक है, और किस पर निर्भर करती है? पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, ठीक है। और कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। मात्रक, इसका भी जो मात्रक है क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर या मीटर होता है, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर वगैरह,
ठीक, अब बात करते हैं विस्थापन की। तो देखिए विस्थापन क्या होता है, पथ पर निर्भर नहीं करता, किस पथ पर आप चल रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है केवल किन दो चीजों से, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे, यानी जहां से वस्तु चल रही है और जहां पर पहुंच जाए, उन दो पॉइंटों पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा ये क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों तरीके का हो सकता है, यानी धनात्मक वैल्यू भी हो सकती है इसकी, ऋणात्मक वैल्यू भी हो सकती है इसकी, और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, और मात्रक इसके भी सेम होते हैं, मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर। ठीक, स्पीड देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्पीड। ठीक है, तो देखिए यदि अब हमने बात की थी कि वस्तु क्या होती है, पोजीशन चेंज करती है किस पर, टाइम के अकॉर्डिंग। तो जब टाइम के अकॉर्डिंग वस्तु क्या करती है, चेंज करती है अपनी पोजीशन, तो उसको हम बोल देते हैं मोशन। ठीक है, मोशन ही एक प्रकार की क्या होती है, गति होती है। तो गति को हम डिफाइन कर रहे हैं टाइम स्पीड से, क्योंकि देखिए गति एक तरह की वेलोसिटी भी है, तो इसलिए दोनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए स्पीड यानी चाल, स्पीड यानी चाल। तो देखिए चाल से क्या मतलब है, आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। मैं यहाँ से अगर वैल्यू निकालूं चाल की, तो आ जाता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए आप दूरी के बारे में पढ़ चुके हैं, समय के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कितनी दूरी कितने समय में तय की जाती है, ये कहलाती है आपकी चाल। तो कोई वस्तु जितने समय में, यानी जो दूरी है उसके वस्तु द्वारा तय की गई, वो कितने समय में तय की गई है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, चाल कहलाता है, यानी स्पीड कहलाता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं देखिए इसकी परिभाषा की, तो देखिए एकांक समय, कहने का मतलब इसको मैं एक कर दूं तो एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, ये आपकी चाल की परिभाषा है। ठीक है, अब जो चाल होती है देखिए, उसके लिए मैंने ये चार नाम अलग से लिख रखे हैं। क्या क्या लिख रखे हैं, मैंने कल देखिए बात की थी वन डायमेंशन वगैरह की, आज बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड। यानी यहां हो जाता है एक समान चाल, एक समान, ठीक है, इसको बोल देते हैं असमान। ठीक, इसको बोल देते हैं औसत, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, और यह जाती है तात्कालिक या तात्क्षणिक भी बोलते हैं इसको, तात्क्षणिक। ठीक है, तो ये चार तरह की चीजें हैं। देखिए ये वाली चीज जो है तात्कालिक स्पीड और तात्कालिक वेग, दोनों ही लगभग सेम होते हैं। तो बात करते हैं देखिए इन सब के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें अगर किसी चीज का किसी चीज को अगर ये देखना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में सबसे पहले में टाइम मेन होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो क्या अगर आप कहीं लंबे रूट पे जा रहे हो तो क्या आप ऐसा हो सकता है कि लगातार चलते रहें बीच में ब्रेक ना लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। या आप अगर कोई मशीन वगैरह वर्क कर रही हो तो कैसा हो सकता है, वो लगातार चलती रहे बीच में ब्रेक देना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब कोई वस्तु चल रही होती है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि उसकी जो चाल होती है, ठीक है, वो कब एक सी रहेगी, कब बदलती रहेगी, इस सब के बारे में पता करने के लिए हमारे पास टाइम इंटरवल यानी समय अंतराल, क्या समय अंतराल, ठीक है, या टाइम इंटरवल भी जो आपको ध्यान रहे, ठीक है, या टाइम डिफरेंस, जो भी आप समझ सकते हो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि जो समय का अंतर है, क्या हो, समय का अंतर अगर जो हम ले रहे हैं, समय का अंतर, जैसे जब एक चीज और पहले इससे बता दूं, देखिए किसी भी काम को करने के लिए टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। कैसे, देखिए आप अगर घर से जब सुबह के मॉर्निंग वाले स्कूल चलते हैं तो लगभग 7 बजे का आप टाइम समझ के चलिए कि आपको 7 बजे घर से निकलना होता है। ठीक है, आप 7:30 कॉलेज पहुंच गए, ठीक है, तो क्या आप 7.5 घंटे में स्कूल पहुंचे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम स्टार्ट हुआ यहाँ से और यहाँ तक,
तो जो टाइम स्टार्ट होता है किसी भी काम करने के लिए 0 से स्टार्ट होता है। अब 7 बजे अगर आप 0 मान के चल रहे हैं तो आपको केवल कितने मिनट लगे, 7.30 तक, यानी आप इस 7.30 से क्या घटा सकते हैं, ये वाला टाइम घटा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 30 मिनट में केवल आ जाएगा। तो यानी टाइम स्टार्ट होता है हमेशा किसी भी वर्क को करने के लिए 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब हम टाइम डिफरेंट मान के चल रहे हैं तो आप ऐसा समझ के चलिए कि या तो जैसे 5-5 मिनट का टाइम इंटरवल आप मान लीजिए, तो जब भी टाइम इंटरवल लिया जाता है यानी जिस चीज के सापेक्ष परीक्षण किया जा रहा है उसको क्या करते हैं, लगभग बराबर के रूप में रखते हैं। अगर 0 से 5 मिनट या तो 5 से 10 यहाँ होगा, 10 से फिर 15 होगा, फिर 15 से 20 होगा, है तो सब में 5-5 का डिफरेंट ही, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, ये टाइम डिफरेंट मैंने ले लिया, ठीक है। अब यदि कोई वस्तु, ठीक है, यहाँ भी 2 किलोमीटर, इस शुरू वाली 5 मिनट में भी 2 किलोमीटर चल रही है, यहाँ भी 2 किलोमीटर चल रही है, यहाँ भी 2 किलोमीटर चलती है, यहाँ भी 2 किलोमीटर चलती है, तो यानी वो अपनी हर 5 मिनट में सेम दूरी तय कर रही है। यानी जो समान समय अंतराल थे जो हमने ले रखे हैं, समान समय अंतराल, ठीक है, इनमें बराबर दूरियां तय कर रही है, कोई डिफरेंट नहीं आ रहा दूरी में। यानी अगर हम उसको कभी भी चलाएं तो 5 मिनट में हमेशा कितनी दूरी तय कर रही है, 2 ही किलोमीटर तय कर रही है। तो यदि ऐसी कंडीशंस आपके पास है किसी चीज के लिए, तो उस वस्तु की जो चाल होगी वो क्या होगी, एक समान चाल होगी। क्यों? क्योंकि समान समय है, समान दूरी है, तो जब भी आप दूरी बटे समय का रेशियो निकालोगे बराबर ही निकलता हुआ आएगा। तो जब बराबर रेशियो निकल के आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक समान, ठीक है। अब यदि अब देखिए केवल एक समान और असमान में क्या डिफरेंट है, यदि अगर यहाँ ये जो आपकी दूरी है, ठीक है, ये बदलती रहे, यहाँ मान लिया समझ के चलिए यहाँ 4 हो जाती, यहाँ 1 हो जाती, यहाँ 6 हो जाए, तो अब देखिए दूरी क्या हो रही है, हर 5 मिनट में, यानी जो हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं उसमें हर बार बदल रही है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, जो हमारे पास रेशियो निकल के आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का, वो क्या आएगा, यानी अनुपात जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा 4 ऑब्जर्व के लिए। तो ऐसे टाइम पे जो स्पीड होती है वो क्या होती है, असमान होती है, ठीक है। तो इनकी एक बार परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा क्या होगी इनकी, कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वो क्या होती है, एक समान चाल से चल रही होती है, ठीक है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है तो वस्तु की जो चाल होगी, स्पीड होगी, वो क्या होगी, वेरिएबल स्पीड होगी, ठीक है, या नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक। तो देखिए एवरेज स्पीड, तो औसत तो देखिए आपने वैसे सबने निकाला है, तो देखिए औसत यहीं से निकाल के बताते हैं। कितना टाइम हुआ, 0 से 20, यानी 20 मिनट आपके पास टाइम हो गया, ठीक है, ठीक। तो या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग भी देखिए, आप ऐसे समझ के चलिए कि 7 बजे कोई वस्तु, यानी 7 बजे कोई इंसान घर से चला है, ठीक है, 7 बजे कोई इंसान घर से चलता है, और फिर क्या होता है, वो बार बार बीच बीच में कभी कोई मिल जाता है, कभी कोई मिल जाता है, कभी कोई फ्रेंड मिल जाता है, कभी कोई बड़ा मिल जाता है, कभी कोई छोटा मिल जाता है कि रोक लेते हैं 1-2 मिनट के लिए, तो वो लगातार नहीं चल पा रहा, ठीक है। 7 बजे चला, ठीक है, तो वो लगातार नहीं चल पाया, तो लगभग 7:50 तक वो जहां उसे जाना था वहां पहुंच गया, ठीक है, वहां पहुंच गया। और उसकी जो आप कह सकते हैं कि स्टार्ट जो टाइम डिफरेंट आप ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है 0 से 10 मिनट में, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 में वो हो सकता है यहाँ 2 किलोमीटर चला हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ कह सकते हो फिर 2 हो, यहाँ फिर 1 हो। तो इस तरह से वो दूरी तय कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से दूरी तय करने का मतलब है कि अब उसके पास उसने अपने अपने जो उसने टाइम इंटरवल हमने लिए थे 10 मिनट के, उसमें क्या हुआ, इस तरह से तय की हुई है, ठीक है। तो ये तो अलग अलग चाल होगी। तो जो एवरेज होता है यानी औसत क्या होता है कि अगर हम नॉर्मली लगाएं तो वो कितने टाइम में चला होगा, यानी किस स्पीड से अगर वो लगातार चलता, ठीक है, तो किस स्पीड से उसे चलना चाहिए था कि इतने ही समय में वो वहां पहुंचता, ऐसी कोई स्पीड बताओ। यानी 7 बजे ही वो चले, 7:50 पे ही पहुंचे, तो इसमें तो ऐसा हुआ उसे लगा होगा देर हो रही है तो उसने तेज भी चला सकता है। उसने कभी ऐसा लगा कोई 7 का जा रहा हो 7:07 ही तो धीरे भी चला सकता है। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है इतनी ही दूरी तय करनी है सेम, और 7 बजे से 7:50 तक उसे भेजना है, और उसको लगातार चलना है, ना ही तेज चलानी है ना ही धीरे चलानी है, एक बिल्कुल जो फिक्स स्पीड है उसी स्पीड से चलनी है। तो वो फिक्स स्पीड कितनी है,
कि 50 मिनट में वो इतनी ही दूरी तय करे। ठीक है, तो ऐसी स्पीड निकालने के लिए हम उसको बोलते हैं औसत चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत चाल। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल दूरी, क्या कुल दूरी और बटे लिया गया कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी देखिए कितनी होगी, 2 और 3 5 6 2 8 और 1 9, तो 9 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। 50 मिनट हो गए, 50 मिनट। आप इसे आवर में चेंज कर सकते हैं, तो 9 गुणा 9 बटे 50 और बटे 60, तो इस आप ये ऊपर लेके जा सकते हैं, तो 9 इंटू 60/50 सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 954 और बटे 5, यानी 54 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। यानी कुल दूरी और बटे कुल समय का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए औसत चाल को समझने के बाद हम बात करते हैं। अब देखिए मैं ऐसे कहूँ कि जो व्यक्ति ये 7 बजे चला था, कि मैंने उसकी लगभग ये स्पीड तो निकाल ली कि अगर वो लगातार कोई ऐसी स्पीड हमें बतानी हो कि वो किस स्पीड से चले कि 7:50 पे ही पहुंचे। मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, या कोई व्यक्ति मेरे से ये भी तो पूछ सकता है कि 7:40 पे बताइए उसकी स्पीड कितनी होगी, 7:48 पे बताइए उसकी क्या स्पीड होगी। ठीक है, या 7:15 पे बता दीजिए क्या स्पीड होगी। तो जब एक किसी फिक्स टाइमिंग की बात की जा रही हो, और ये टाइमिंग क्या हो, बहुत छोटी सी हो, बहुत नॉर्मल टाइमिंग, यानी नगण्य टाइमिंग के नेगलेक्ट किया जा सकता है जिसको इस पूरे टाइम के लिए। तो ऐसे टाइम के लिए क्या हो सकता है, एक फिक्स टाइमिंग के लिए किसी एक क्षण बिल्कुल जस्ट, यानी बिल्कुल आप सटीक टाइम पे बताइए कि 7:40 पे वो कहाँ होगा, या उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, या 7:48 पे कहाँ होगा, 20 सेकंड पे कहाँ होगा। इस तरह की जो बिल्कुल फिक्स टाइमिंग दी हुई हो, उसी क्षण की बात की जा रही हो, ऐसे टाइम पे जब स्पीड पूछी जा रही हो, तो उस स्पीड को पूछते हैं तात्कालिक चाल या तात्कालिक वेग। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, देखिए ये होता है लिमिट डेल्टा टी, यानी जो टाइमिंग है वो क्या हो, जीरो से थोड़ी सी या जीरो से थोड़ी ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, तो डेल्टा एक्स क्या होगी, दूरी, और डेल्टा टी क्या होगा, समय। क्योंकि देखिए अब ऐसा तो नहीं, 1 सेकंड में कोई इंसान कितनी दूरी तय कर सकता है, मुश्किल से एक कदम भी बहुत मुश्किल से रख पाएगा। तो ऐसी चाल या दूरी उसकी बतानी कि उस टाइम क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों चीज क्या होंगी, बहुत छोटी सी होंगी। तो अब जो हमारे पास ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt। इन दोनों के मतलब अलग अलग हैं। देखिए यहाँ इसका मतलब है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का, कि जो हमारे पास समय है उसको क्या है, 0 से 0 की ओर ले जाया जा रहा है। ठीक है, डेल्टा टी से 0 की ओर ले जाया जा रहा है, उस टाइम ये चीज प्राप्त होगी। और इसका मतलब है कि जो दूरी है उसका समय के साथ कलन किया गया है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अपकलन क्या है। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं अपकलन करना, समाकलन करना, दोनों ही चीजें सिखाऊंगा इसी चैप्टर में। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप बस ये ध्यान रखिए कि आप इस तरह से कोई चीज लिखी हुई हो लिमिट, तो लिमिट अगर ना लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तात्कालिक चाल थी। तो तात्कालिक चाल का पता लग गया कि किसी एक क्षण पे जस्ट क्या हो, टाइम हमसे पूछा जा रहा हो जिस चीज के बारे में या चाल के बारे में जब पूछा जा रहा हो किसी एक बिल्कुल फिक्स टाइम पे, तो वो क्या कहलाती है, तात्कालिक चाल कहलाती है। अब देखिए इसके बाद आपको वेग समझना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि समझ लीजिए जो आपने एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्कालिक चाल के बारे में पढ़ा, सेम टू सेम, बस दूरी की जगह हटा के आपको विस्थापन लगा देना है। ठीक है, इसका मतलब दूरी, जो चाल डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है दूरी पर, और वेलोसिटी डिपेंड करती है विस्थापन पर। किस पर? ठीक है, तो इसलिए चाल जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विस्थापन सदिश है तो वेलोसिटी सदिश है, दूरी अदिश है तो चाल भी अदिश राशि है। ठीक है, तो देखिए विस्थापन की बात करते हैं, तो एक तरह से दूरी ही होती है विस्थापन, तो विस्थापन बराबर आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी वेग बराबर आप लिख सकते हैं, चाल का सूत्र क्या था, देखिए दूरी बटे समय, तो वेग बराबर क्या था, विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो विस्थापन बटे समय, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी हो जाएगी, विस्थापन बटे समय। ठीक है, क्लियर? तो यानी अब इसकी देखिए, इसकी बात कर लेते हैं। तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, चाल वेग कहलाता है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं
एक निश्चित दिशा में चाल क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। इसकी एक परिभाषा और भी है, वो जब आपको मैं अवकलन पढ़ा दूंगा तो उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे, या जब हम त्वरण पढ़ाएंगे तब बात करेंगे उसी की परिभाषा वेलोसिटी की। तो दो परिभाषा तो मैं भी आपको बता चुका हूँ, एक परिभाषा उस टाइम बताएंगे, ठीक है, वो काफ़ी आपको ईजी भी लगेगी। अब देखिए यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म स्पीड थी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, देखिए मैंने बोला था एक समान चाल के लिए कि समान समयांतरालों में समान दूरी तय करने पर जो चाल होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। तो यहाँ मैंने बोला दूरी की जगह केवल क्या बोलना है, विस्थापन बोलना है। तो समान समय अंतरालों में यदि कोई वस्तु क्या कर रही हो, समान विस्थापन तय कर रही हो, तो क्या कहलाती है, उसकी वस्तु का वेग क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। ऐसे ही जो अगर वस्तु क्या कर रही हो, वेरिएबल वाली बात कर लें या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर लें, तो स्पीड के लिए था कि यदि वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय कर रही थी, ठीक है, तो क्या था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी। और यदि दूरी की जगह हम क्या लगा दें कि समान समय अंतरालों में वस्तु क्या करे, असमान विस्थापन तय करे, तो वो क्या कहलाता है, वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज के लिए यहां हमने क्या ली थी, कुल क्या लिया था, कुल दूरी। तो ऐसे यहाँ क्या जाता है, देखिए कि यहाँ मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया था, तो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ठीक है। तो यहाँ दूरी से तो खैर मतलब नहीं है, या कुल विस्थापन से तो मतलब नहीं है, मतलब है केवल स्थिति से, जो वस्तु की पोजीशन है कि पहली पोजीशन क्या है, दूसरी पोजीशन क्या है, केवल क्या करना है, न्यूनतम दूरी निकालनी है, ठीक है। और इस न्यूनतम दूरी के बटे में क्या रख लेना है, जितने समय में वो तय किया गया है, कुल समय, तो क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी आता है। यानी एक तरह से आप यहाँ कुल विस्थापन बटे कुल समय भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वही तात्क्षणिक वेग, यानी किसी एक बिल्कुल फिक्स टाइमिंग पे जब ऐसे बात की जाए कि आप कह सकते हो, जैसे अभी मैंने टाइम की बात कर रहा था कि 7:48 और 15 सेकेंड, 7:45 15 या 20 सेकेंड, कुछ भी इस तरह से एक फिक्स टाइमिंग की बात करें, कोई पूछे कि उस टाइम वस्तु का वेग कितना है, तो वो चीज़ कहलाती है तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई थिंक आपको समझ में आया हो। और मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए वीडियो को पूरा देखने के बाद उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको शेयर भी कीजिएगा, जिससे बेबी इस चैनल का लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।